In this lecture we will discuss forced oscillation and resonance. हमने अब तक डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात की थी। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या होती हैं? जो ऑसिलेशंस टाइम के साथ डाई आउट हो जाती है, जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज करता है, या हम कहें एनर्जी टाइम के साथ डिक्रीज करती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये देखो आप, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। अब ये डाई आउट क्यों होती हैं, खत्म क्यों होती हैं? कुछ डिसिपेटिव फोर्सेस होंगी, लाइक फ्रिक्शनल फोर्सेस, एयर फ्रिक्शन होगा, उनकी वजह से क्या होगा, इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है, एनर्जी कम होती जाती है। फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, उसकी वजह से यहाँ इनकी एनर्जी कम होती जाएगी और इनका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा विद टाइम। इसकी ज़्यादा डिटेल आप मेरे लेक्चर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, उसकी एनर्जी भी मैंने निकाली है, क्वालिटी फैक्टर भी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब अगर हम इन ऑसिलेशंस को मेंटेन रखना चाहते हैं, वी वांट सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। सस्टेन्ड ऑसिलेशंस का मतलब है कि एम्पलीट्यूड रिमेन सेम, एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा है। ये देखिए आप, यहां से मैंने दिखाया एम्पलीट्यूड सेम है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को, इस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को कुछ बाहर से फोर्स देंगे। वी विल गिव एक्सटर्नल फोर्स टू दिस सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स अप्लाई करेंगे। कैसी फोर्स होगी वो? दैट विल बी पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक क्यों होगी? क्योंकि ये देखिए, ये भी हमारा पीरियोडिक ही है, ठीक है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो भी पीरियोडिकली वेरी होगा। यहां से देखो, ये दिस इज पीरियोडिक, ठीक है। तो हमें फोर्स भी पीरियोडिक ही देनी पड़ेगी, दैट इज फोर्स विच वेरीज विद टाइम। तो जब वो फोर्स इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड सस्टेन रहेगा, ठीक है। वी गेट सस्टेन्ड ऑसिलेशन, सस्टेन्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस यू कैन से, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ये हमारी जो ऑसिलेशन आएंगी इस तरह से, दिस विल बी फोर्स्ड ऑसिलेशन। और जो फोर्स हमने लगाई, एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। और ये जो सस्टेन्ड ऑसिलेशन यहां से ऑब्टेन हुई बाय अप्लाइंग दिस ड्राइविंग फोर्स, दे आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन और ड्राइवन ऑसिलेशंस। ड्राइवन ऑसिलेशंस भी इनको हम बोलते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है इसी सारे के बेस पे। इफ वी अप्लाई अ पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी, ओमेगा डी हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान ली इसकी, टू अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, द मोशन दैट रिजल्ट्स इज कॉल्ड अ फोर्स्ड ऑसिलेशन और ड्राइवन ऑसिलेशन। ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सपोज ये कोई स्विंग है, झूला है, गार्डन में लगा हुआ, आपका कोई छोटा भाई बहन यहाँ पे इस पे बैठा है, आपने जब इसको पुश किया तो क्या होगा, एक बार पुश करने के बाद क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद ऑसिलेट करके रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सस्टेन्ड ऑसिलेशन चाहते हो, ठीक है, आप इसको एंजॉय करना चाहते हो, तो क्या करोगे, आप इसको बार बार आप एक पुश दोगे, ठीक है। जैसे ही आएगा फिर पुश दोगे, तो वो पुश क्या है, दैट इज ड्राइविंग फोर्स। एक पीरियोडिक फोर्स है, क्योंकि कुछ पीरियड के बाद वही मोशन रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको पीरियोडिक फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप बार बार इसको पुश कर रहे हो, एक फोर्स दे रहे हो, पीरियोडिक फोर्स यहां अप्लाई कर रहे हो, देन यू गेट द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, या जिनको हम ड्राइवन ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशंस बोलते हैं। नाउ वी विल डिराइव द
equation of motion for forced oscillation system, and we will discuss the various solutions, various possibility in the solution of this equation of motion. We know restoring force is given by F equal to minus kx. F restoring मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, और एक रेजिस्टिव होती है जो डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस बीवी, जिसकी वजह से हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशंस आती हैं। ये सारा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। और एक यहाँ जो फोर्स आई, हमने पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स यहाँ अप्लाई की है, ये आ जाती है, दैट इज एफ ड्राइविंग। और हम मान लेते हैं कि ड्राइविंग फोर्स हमारी एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी है। ओमेगा डी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? सोर्स जो फोर्स दे रहा है, जो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा डी मान ली, ठीक है। और एफ नॉट जो है, दिस इज मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स का मतलब क्या है? जिस फोर्स के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, उसको हम मैक्सिमम फोर्स यहां पे कहेंगे, जो हमने एफ नॉट से रिप्रेजेंट की। नाउ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो इस सिस्टम के लिए नेट फोर्स क्या होगी? इसको मैं एफ नेट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, या रिजल्टेंट फोर्स भी बोल देते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू एफ रेस्टोरिंग प्लस एफ रेजिस्टिव, जो डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से आई थी, प्लस एफ ड्राइविंग, ठीक है। इन तीनों को मैं यहां पुट कर दूं तो एफ नेट क्या आएगा, या रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस सिस्टम क्या आएगी? दिस विल बी एफ रेस्टोरिंग क्या होता है? माइनस के एक्स। रजिस्टिव क्या होता है? माइनस डीवी। और ये ड्राइविंग हमने क्या लिख ली? एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now applying Newton's second law of motion on the system, that is net force acting on the system is equal to m into d2x upon dt square. ये नेट फोर्स होगी, F इक्वल टू m में होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज एक्सेलेरेशन, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ नोट साइन ओमेगा डी इंटू टी। ओके, तो ये माइनस की टर्म में इस साइड ले आता हूँ, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वी इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी। अगेन ये वेलोसिटी को मैं डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हूँ, तो वी गेट एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। इस वेलोसिटी को मैंने डी एक्स अपॉन डी टी लिख दिया, प्लस ए एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी, ठीक है। नाउ m से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को थ्रू आउट। सो मैं यहाँ से ये m ख़त्म कर दिया, b बाई एम, k बाई एम, एफ नॉट बाई एम। हमें पता है b बाई एम क्या था, हमने इसको माना था 2 बीटा इक्वल टू b बाई एम। ये पहले हम मान चुके हैं, हमें पता भी है, ठीक है। 2 बीटा इक्वल टू b बाई एम। b क्या था? b डैम्पिंग कांस्टेंट था, यहां से लिख सकते हैं b इज डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग कांस्टेंट। तो k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं। और ये जो बीटा है, बीटा अगेन डिपेंड्स अपॉन दिस डैम्पिंग कांस्टेंट, तो बीटा भी हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट ही हो गया, क्योंकि ये b पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड व्हाट इज k बाई एम? k बाई एम इज ओमेगा
नॉट स्क्वायर, और ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके इक्वल है, के बाय एम, एंड ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, या हम इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, सो ये इक्वेशन नंबर 2 अगर है, देन इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2 बीटा dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू एफ नॉट अपॉन m साइन ओमेगा d इंटू t। ये मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 3 इज द लीनियर इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, दिस इज लीनियर इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन हम कई तरह से कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम सिंपलेस्ट मेथड यूज करेंगे, वी विल यूज सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट मेथड से कैसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ इसका सॉल्यूशन मान लेंगे, लेट जनरल सॉल्यूशन इसका, जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू a साइन ओमेगा डी टी माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया हमारे पास, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा डी मैं पहले ही बता चुका आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, किसकी, सोर्स की, जो ड्राइविंग सोर्स है, या यू कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेशन, एंड फाई इज द फेज एंगल, फाई फेज एंगल हमने ले लिया। नाउ इफ इक्वेशन नंबर 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3, देन इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन है, तो हमें पता है सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अपनी जो उसकी इक्वेशन होगी इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे dx अपॉन dt निकालेंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर निकालेंगे, और ये x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, उसके बाद इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4, with respect to t, we get dx upon dt equal to a into cos, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos होगा, ओमेगा डी टी माइनस 5, और इस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू ओमेगा डी। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt, जो हमारा v है, ये वेलोसिटी हमने जो मानी थी, दिस इज dx अपॉन dt, एंड दिस इज इक्वल टू a ओमेगा डी कॉस ओमेगा डी टी माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, हमें d2x अपॉन dt स्क्वायर भी निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू a ओमेगा डी, कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ ले लिया हमने, माइनस साइन ओमेगा डी टी माइनस 5। ठीक है, और इस एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, ओमेगा डी, तो ये स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6।
So we will put the value of x dx by dt and d2x by dt square from equation number 4, 5 and 6. So from equation 3, 4, 5 and 6 we have, what is d2x by dt square? This is minus a omega d square sine omega d t minus phi, and plus 2 beta. What is dx by dt? From number 5, a omega d cos omega d t minus phi plus omega naught square. What is x? X is a sine omega d t minus phi, and this is equal to f naught upon m sine omega d t. Now I can write this right hand side as f naught upon m sine omega d t minus phi प्लस 5। इसमें हमने इस एंगल में ओमेगा डी टी में -5 और +5 कर दिया, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये हमारा क्या बचेगा? साइन ओमेगा डी टी। ओके, नाउ अप्लाइंग द साइन फार्मूला हेयर, साइन ए प्लस बी, यू नो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए cos b प्लस cos a sin b। सो ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा? एफ नोट अपॉन एम साइन ओमेगा डी टी माइनस फाइव, इसको ए मान लेते हैं, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, इंटू cos फाइव प्लस, ये इसके बाहर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये सबका कॉमन है, प्लस cos ओमेगा डी टी माइनस फाइव इंटू साइन फाइव एंड ब्रैकेट क्लोज है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड अब यहां से लिख लेते हैं हम दोबारा से, माइनस ए ओमेगा डी स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी माइनस फाइव प्लस 2 बीटा ए ओमेगा डी कॉस ओमेगा डी टी माइनस फाइव एंड प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए साइन ओमेगा डी टी माइनस फाइव। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारी इसके इक्वल है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है सारी, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं नंबर 7 मान लेता हूँ, लेट दिस इज 7 इक्वेशन। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन ओमेगा डी टी माइनस 5 एंड कॉस ओमेगा डी टी माइनस 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 7। इसमें पहले लेफ्ट साइड में साइन ओमेगा डी टी माइनस 5 का कोफिशिएंट ले लेते हैं। दिस इज साइन ओमेगा डी टी माइनस 5, दिस इज साइन ओमेगा डी टी माइनस 5। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या आया? माइनस ए ओमेगा डी स्क्वायर, और यहां से क्या आया? प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए। तो ये लेफ्ट साइड से हमने साइन ओमेगा डी टी माइनस 5 का कोफिशिएंट ले लिया, तो राइट साइड में क्या कोफिशिएंट होगा इसका? एफ नॉट अपॉन एम इंटू कॉस 5, एफ नॉट अपॉन एम और कोस 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ कॉस ओमेगा डी टी माइनस 5, इस लेफ्ट साइड में कॉस ओमेगा डी टी माइनस 5 का कोफिशिएंट क्या है?
टू बीटा ए ओमेगा डी, ठीक है। और राइट साइड में कोफिशिएंट क्या है, कॉस ओमेगा डी टी माइनस फाइव का एफ नोट अपॉन एम इंटू साइन फाइव। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास आ जाती है। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, ठीक है, अगर हम 9 को डिवाइड कर दें 8 से, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 9 बाय 8, वी हैव, इसको इक्वेशन को इससे डिवाइड करना है, तो इक्वेशन नंबर 9 पहले लिख लेते हैं हम, टू बीटा ए ओमेगा डी अपॉन में माइनस ए ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम साइन फाइव अपॉन एफ नॉट अपॉन एम कॉस फाइव, ठीक है। ये एफ नॉट अपॉन एम कैंसिल, और ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट फाइव, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचता है, लेफ्ट साइड में आप ए को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, टू बीटा ए ओमेगा डी था ये, ठीक है, ये डी इसके सबस्क्रिप्ट में है, और यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया। जब ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट फाइव। अगेन यहाँ से ए और ए कैंसिल, सो टेंजेंट फाइव इक्वल टू टू बीटा ओमेगा डी अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ओके। और ये हमारा फेज एंगल आ जाता है, फेज एंगल इज टेंजेंट इनवर्स टू बीटा ओमेगा डी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, योर फेज एंगल, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन से हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे ओसिलेशंस का, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 8 एंड 9, इक्वेशन नंबर 8 और 9 का स्क्वायर करना है और ऐड करना है। तो पहले इसका लेफ्ट साइड में स्क्वायर लेंगे हम, माइनस ए ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्योंकि ऐड करना है टू बीटा ए ओमेगा डी स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में एफ नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ये तो कॉमन ही आ जाएगा, और अंदर आपका बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव ये 1 होता है, एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से बाहर, इसे ब्रैकेट से बाहर हमने लिया, और अंदर बचेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इसको ले लेते हैं 4 बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ भी ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो सारी लेफ्ट हैंड साइड में से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। और राइट साइड में हमने कहा था कि 1 हो गया, और बचेगा क्या, एफ नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड, तो
ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर, ये टर्म इसके नीचे आ गई। ठीक है, निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड, दिस इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अब यहां से मैं देखो इसको यहां से हटा दूंगा। ठीक है, ये स्क्वायर अगर यहां से हटाऊंगा तो ये पावर चली जाएगी। ठीक है, और यहां पे आपका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप आप समझ गए। मैंने क्या किया, स्क्वायर को हटाया, तो इसका मतलब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ इसके पावर 2 थी, यहाँ पावर 2 थी, ये सिंगल पावर में रह गया, और यहाँ ये सारा स्क्वायर रूट में आ गया, अंडर रूट में। सो दिस इज एम्पलीट्यूड फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन के लिए एम्पलीट्यूड भी हमने निकाल लिया और फेज एंगल भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 10 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 11। यहाँ जो हमारी इक्वेशन आई थी इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आई थी, उसका जनरल सॉल्यूशन हमने क्या माना था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी टी माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो x कितना आया, x इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर। ठीक है, इंटू साइन ओमेगा डी टी माइनस 5। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फर्स्ट केस हम लेते हैं, केस 1, व्हेन ओमेगा डी इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो जब ये केस होगा उस केस में एम्पलीट्यूड को डिस्कस करते हैं हम। एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम अपॉन, नाउ व्हेन ओमेगा डी इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, उस केस में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर विल बी नियरली इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर। तो इस केस में एम्पलीट्यूड क्या होगा, इक्वेशन नंबर 11 से हम ले लेते हैं, ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम अंडर रूट ऑफ, अब क्योंकि ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर नियरली इक्वल टू ओमेगा नॉट है, तो यहाँ पे ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर के, और उसका स्क्वायर बचेगा। और ये जो टर्म है दिस विल बी नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि ओमेगा डी है दैट इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो उसका स्क्वायर और ज़्यादा कम होगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इग्नोर कर दी तो यहाँ पे छोड़ दी, सो ये कैंसिल यहाँ पे, एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट मैंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारा एफ नॉट है, सो वी कैन से ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये आती है। अब यहां से हम देखते हैं कि ओमेगा नॉट तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है, और ये ए किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड एफ नॉट अपॉन एम, दिस इज अगेन कांस्टेंट। ठीक है,
तो ये ए जो होगा हमारा एम्पलीट्यूड इस केस में कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि ओमेगा डी जो ड्राइवन फोर्स है, जो हमारी फोर्स्ड ओसिलेशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थी सोर्स की, ओमेगा डी, दैट इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। ठीक है। तो इस केस में कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि पार्टिकल जो है वो किसी स्टिफ स्प्रिंग से अटैच है। स्टिफ मतलब कि उसके ऊपर जो हमने ये फोर्स लगाई, क्योंकि ये बहुत कम है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो स्टिफ है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है। मतलब क्या है कि इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं हो रहा है फोर्स्ड ओसिलेशन के एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है। तो जब कोई असर नहीं होगा तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट, तो हमने यहां से बता दिया, एंड दैट विल बी मिनिमम। मिनिमम होगा। दोबारा से बताता हूं, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग हम मान लेते हैं कि बहुत आपका स्टिफ है, हार्ड है। ठीक है। उसके ऊपर अगर हम जरा सी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो उस फोर्स का जो है इसके ऊपर कोई, इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और मिनिमम होगा। मिनिमम क्यों होगा वो मैंने आपको बताया कि क्योंकि कोई असर नहीं हुआ। ठीक है। एम्पलीट्यूड जो था उसका वही एम्पलीट्यूड है, एंड दैट विल बी मिनिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि बाहर से हम जो फोर्स दे रहे हैं वो उसके एम्पलीट्यूड को अफेक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा और मिनिमम होगा। अब अगर बात करें हम फेज की, फेज एंगल, फेज एंगल फाई हमारा क्या है, टेंजेंट इनवर्स टू बीटा ओमेगा डी अपॉन दिस। मैंने आपको बताया था कि ओमेगा डी इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, नियरली इक्वल टू जीरो होगा, बहुत स्मॉल होगी इसकी वैल्यू। बहुत स्मॉल मीन्स कि वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है। तो दिस विल बी टेंजेंट इनवर्स जीरो। ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो, टेंजेंट इनवर्स जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हम यहां पे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आर इन फेज। सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट of oscillating body and frequency of external force are in same phase. Frequency of external force और displacement of oscillating body, these are in same phase, क्योंकि phase angle यहाँ पे जीरो आता है। यहाँ पे एक पॉइंट आप और कह सकते हो, ये पता है हमें ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम होता है, एंड के इक्वल टू एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है। के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है या फोर्स कांस्टेंट होता है। सो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ नोट अपॉन के। ठीक है। तो यहाँ एफ नोट मैक्सिमम फोर्स है, वो भी कांस्टेंट है, और के भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस है ए हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहां से भी हम ए कांस्टेंट बता सकते हैं। ठीक है। नाउ केस टू इज व्हेन ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा डी, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल है, उस केस में हम देखेंगे कि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। ओबियस है, जब ये दोनों सेम है तो इनका स्क्वायर का डिफरेंस विल बी जीरो। तो इक्वेशन नंबर 11 से एम्पलीट्यूड क्या आएगा, एम्पलीट्यूड विल बी एफ नॉट अपॉन एम, दिस टर्म इज जीरो, अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। यू कैन से ओमेगा डी स्क्वायर था तो डी की जगह हमने ओमेगा नॉट पुट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम
एंड 2 बीटा ओमेगा नॉट, स्क्वायर रूट है तो ये 2 बीटा ओमेगा नॉट, ठीक है। ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एम 2m बीटा इंटू ओमेगा नॉट, ये एम्पलीट्यूड आता है। अब यहां से ये चीज क्लियर है कि जो एम्पलीट्यूड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस डैम्पिंग कोफिशिएंट। बीटा मैंने आपको बताया था डैम्पिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ए एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा, क्योंकि ये देखो एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, 2m और ओमेगा नॉट भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट है। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। बीटा डैम्पिंग कोफिशिएंट है। मतलब क्या हुआ इसका कि यहां पे अगर डैम्पिंग कम है तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम वीक डैम्पिंग की बात करें तो ऑब्वियस है यहां पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। सो व्हेन डैम्पिंग फोर्स डिक्रीजेस, ठीक है, हम माने कि डिक्रीज करे, बीटा कम है, एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन इंक्रीजेस, ठीक है। यहां से ये हमारा क्लियर है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा एंड देयर विल बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो क्या होगा, जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट कर रहा है, ठीक है। यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है, जो हम बाहर से फोर्स दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो उस केस में एम्पलीट्यूड ऑसिलेशंस का मैक्सिमम होगा एंड दैट विल बी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस हमने यहां से बता दिया कब होगा, जब ओमेगा नॉट जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी, या हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। और इस केस में फाई कितना आएगा, फेज एंगल फाई विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 बीटा ओमेगा नॉट, ओमेगा डी को हमने ओमेगा नॉट रख दिया, अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, दिस इज 0 अपॉन 0 एंड समथिंग अपॉन 0 infinity, so this is tangent inverse infinity and in this case phi equal to pi by 2, फेज हमारा पाई बाय 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन एंड अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का मतलब जो ओमेगा डी है, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है, हैज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। अब मैंने आपको बताया था कि x कितना है, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, a साइन ओमेगा डी टी माइनस फाई, ठीक है। तो ये फाई कितना आ गया, पाई बाय 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं
कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट लैग बिहाइंड द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बाय पाई बाय 2। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से पीछे चल रही है, कितने फेज से? पाई बाय 2 से। We will discuss case third when omega d is very greater than omega naught. In this case, omega naught square minus omega d square, this is equal to minus, nearly equal to minus omega d square। ठीक है, ये इससे बहुत ज़्यादा है, सो दिस इज नियरली इक्वल टू माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 11 को दोबारा से लेते हैं हम। एम्पलीट्यूड कितना होगा? एफ नॉट अपॉन एम अंडर रूट, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, दिस इज माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर। So this is equal to f naught upon m under root omega d power 4 plus 4 beta square omega d square। तो ये एम्पलीट्यूड आ जाता है यहाँ पे। वी कैन सी दिस एम्पलीट्यूड वेरीज इनवर्सली विथ ओमेगा डी एंड बीटा। ठीक है, ओमेगा डी और बीटा के साथ ये इनवर्स वेरी करता है। ठीक है, एज ओमेगा डी इंक्रीजेस, ओमेगा डी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा नोट से ज्यादा है हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करे। अब आप यहाँ देखते हो कि ओमेगा डी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियस है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा अगर ओमेगा डी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम फेज एंगल की, फाई। फेज एंगल फाई क्या है? अगेन टेंजेंट इनवर्स 2 बीटा ओमेगा डी अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर और माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, दिस इज नियरली इक्वल टू माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि जब डैम्पिंग वीक होगी, व्हेन देयर इज वीक डैम्पिंग, वीक डैम्पिंग के केस में बीटा जो होगा, बीटा विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, सो फाई विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये ओमेगा डी और ये ओमेगा डी यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस 2 बीटा अपॉन ओमेगा डी। ठीक है, अब मैंने बताया जब वीक डैम्पिंग है, बीटा बहुत स्मॉल है, तो उस केस में बीटा पहले स्मॉल है और फिर ये ओमेगा डी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओमेगा डी तो बहुत ज़्यादा है और बीटा बहुत स्मॉल है, तो ये 2 बीटा अपॉन ओमेगा डी, दिस विल बी नियरली इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये नियरली इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में फाई कितना होगा हमारा? फाई विल बी टेंजेंट इनवर्स 0। सो फ्रॉम हेयर फाई कम्स आउट टू बी पाई, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट एन पाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, और एन की वैल्यू आपकी कितनी है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर एन की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो हमारा फर्स्ट केस आता है, केस जहाँ पे हमने ओमेगा डी लिया था वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। ठीक है, वहाँ हमने पाया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन एंड ड्राइवन फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, दे आर इन सेम फेज। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि वो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा डी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट। अब क्या है? फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी वेरी ग्रेटर देन
ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ड्राइविंग फोर्स की थी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम थी, तो उस केस में जो ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी और जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन थी, दे वर इन सेम फेज। उनके बीच में ये जो फेज एंगल है फाई 0 था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या केस आया, जब ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नोट आया। ठीक है, दिस वाज कंडीशन फॉर रेजोनेंस। इस केस में फाई हमारा आया था पाई/2। ठीक है, फिर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा डी वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नोट। तो यहां पे हम टेंजेंट इनवर्स जीरो को अब जीरो ना लेके पाई लिया है। ठीक है, क्योंकि जीरो का केस हमने ये स्टडी कर लिया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जीरो था, सेम फेज में था, फिर फेज एंगल बढ़ गया, पाई/2 हो गया, और उसके बाद फिर कितना हो गया, अब एंगल पाई हो गया। ठीक है, अब पाई का मतलब क्या है, आउट ऑफ फेज। So in this case we can say the displacement of oscillation and angular frequency of driving force, they are out of phase। ठीक है, आउट ऑफ फेज कितने फेज से, या हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट लैग बिहाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, और यू कैन से ड्राइवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने ओमेगा डी कहा है, बाय पाई। पाई के फेज से लैग करती है डिस्प्लेसमेंट। किससे लैग करती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी से। सो वी कैन प्लॉट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट केसेस, 3 डिफरेंट केसेस जो हमने यहाँ पे लिए हैं। उसके लिए एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा ऑसिलेशंस का, हम यहाँ पे ये 3 केस लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था, ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नॉट। ठीक है, यहाँ हम केस लिया था ओमेगा डी वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ओमेगा डी वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब ओमेगा डी वेरी वेरी लेस देन ओमेगा नॉट है तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है और मिनिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमम था हमारा, यहाँ मान लेते हैं दिस इज मिनिमम। ठीक है, यहाँ से ये इंक्रीज होना शुरू हुआ जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, और जब ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नोट है, यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है हमारी। ये मैं शो करता हूँ, दिस इज ए एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन दिखाई है डिफरेंट केसेस में। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो गया, यानी यहाँ पे हमारी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। ओके, फिर से जैसे जैसे ओमेगा डी बढ़ना शुरू हुआ, ओमेगा डी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुआ, तो ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आता है दोबारा से, जब ओमेगा डी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, मैंने आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाता है, और इस केस में भी एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड। यहां पे भी मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस केस में जब ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नोट है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और वो हमारी रेजोनेंस की कंडीशन होती है। अब रेजोनेंस को हम अलग से डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, इट इज द कंडीशन वेयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी matches with applied frequency। applied frequency
ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है, जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उससे अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो रेजोनेंस आता है। मैंने अभी आपको बताया था ओमेगा डी हमने माना था ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जो फोर्स अप्लाइड की उसकी फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हम यहां से बोल सकते हैं सिंपली। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो तो हमें पता ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ओमेगा नॉट हमने माना था नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो अगर ये ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नोट है, उस केस में हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन आती है, ठीक है। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है फोर्स्ड वाइब्रेशंस के केस में, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं रेजोनेंस के केस में? रेजोनेंस के केस में ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नोट, तो यहाँ पुट कर देंगे, वी गेट ए इक्वल टू एफ बाई एम, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं पहले भी, एंड दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू एफ बाय एम, ये 2 हो जाएगा बीटा, एंड दिस इज ओमेगा डी की जगह हमने क्या कहा, ओमेगा नोट बोल दिया था, तो यहाँ इसको डी को हम ओमेगा नोट बोल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा नोट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर हम, फोर्स जो है एफ नोट थी, ठीक है, ये एफ नोट मैक्सिमम फोर्स थी, एफ नोट, ठीक है। और टू कांस्टेंट है, एम मास कांस्टेंट है, बीटा, बीटा जो है दैट इज डैम्पिंग कोफिशिएंट है, और ओमेगा नोट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगेन कांस्टेंट। तो यहाँ एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड इज डिपेंडिंग अपॉन बीटा, और कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली। सो एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग कोफिशिएंट, जितनी हमारी कम डैम्पिंग होगी, ठीक है, उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। इफ बीटा इज स्मॉल then amplitude is more, ठीक है। जितना कम होता जाएगा उतना एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, और जब नो डैम्पिंग है, ठीक है, उस केस में हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मींस रेजोनेंस की कंडीशन हमारे पास आ जाती है। सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस दिखाने के लिए मैंने आपको ये कर्व दिखाया है, दिस इज वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ये हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, देखो यहाँ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी वेरी वेरी लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ओमेगा नॉट जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा डी, और फिर ये बढ़ेगी और ज़्यादा, और ओमेगा डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। तो जब डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है, सपोज यहाँ मैं बीटा की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, बीटा डैम्पिंग कोफिशिएंट है, मैंने आपको बताया था बीटा की वैल्यू 2 है, ये बीटा की वैल्यू 1 है, और ये बीटा की वैल्यू इससे भी कम है, ठीक है। तो ये कम होती जा रही है, ऊपर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ मैं बीटा इक्वल टू 0.5, ओके। तो आप देखते हो जब डैम्पिंग ज़्यादा है तो ये जो पीक है फ्लैट है, एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है, पीक हमारी फ्लैट है। जैसे जैसे डैम्पिंग कम होती जा रही है, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट कम हो गया, तो पीक नैरो होती जाएगी, आप देखते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने डैम्पिंग और कम कर दी, तो पीक और ज़्यादा शार्प होती जाती है, नैरो होती जाती है, ठीक है। और जब डैम्पिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उस केस में हम देखते हैं कि ये इनफाइनाइट पीक बन जाती है, यहाँ से दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो बेसिकली हम इस ग्राफ को बताने के लिए 3 चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट है फ्लैट रेजोनेंस,
फ्लैट रेजोनेंस। फ्लैट रेजोनेंस ये इस टाइप का मान लेते हैं हम, ठीक है, जब डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, व्हेन डैम्पिंग इज मोर डैम्पिंग, ठीक है। दूसरा केस ले लेते हैं हम यहां पे शार्प रेजोनेंस। शार्प रेजोनेंस, ठीक है। शार्प रेजोनेंस का केस कब लेते हैं हम, जब डैम्पिंग बहुत वीक है, लेस है डैम्पिंग, वीक डैम्पिंग। जैसे हम ये केस ले लेते हैं, या ये केस ज्यादा सुटेबल रहेगा इसके लिए। देखो पीक भी है, नैरो भी है, और अच्छी पीक आ रही है, शार्प पीक आ रही है यहाँ पे, ठीक है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो ये हम वीक डैम्पिंग के केस में शार्प रेजोनेंस आता है हमारे पास। और नंबर थर्ड है इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड। इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड कब आता है, व्हेन देयर इज नो डैम्पिंग, नो डैम्पिंग, जीरो डैम्पिंग जब कहते हैं, ठीक है। जीरो डैम्पिंग के केस में आपके पास ये इनफाइनाइट पीक आती है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि जैसे जैसे डैम्पिंग कम करते जा रहे हैं, शार्पनेस इंक्रीज होती जा रही है, और जब डैम्पिंग जीरो हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है ऑसिलेशंस का। So sharpness is defined as change in amplitude divided by change in applied frequency. So यहां से हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द शार्पनेस of resonance is defined as the rate at which the amplitude of oscillation changes corresponding to a small change in applied frequency. थोड़े से फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी में, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड में कितना चेंज आया, ये एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड शार्पनेस। सो शार्पनेस इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एफ, ठीक है। डेल्टा ए चेंज इन एम्पलीट्यूड एंड डेल्टा एफ चेंज इन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अगर हम रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं, जहां पे हमने ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा डी माना था, उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो मैं इसको ए मैक्सिमम लिख लेता हूँ। ए मैक्सिमम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 2m बीटा इंटू ओमेगा नॉट। दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। नाउ केस टू, इसमें ये तो केस वन मान लेता हूं मैं, केस वन, और केस टू लेते हैं नियर रेजोनेंस। रेजोनेंस के पास, जहां पे ओमेगा डी इज नियरली इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। उस केस में ए कितना होगा, एम्पलीट्यूड ए, दिस विल बी इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 2m बीटा ओमेगा डी। नाउ let delta A equal to A maximum minus A, and this is equal to A maximum कितना था हमारा,
एफ नॉट अपॉन 2m बीटा ओमेगा नॉट, और ए कितना है, एफ नॉट अपॉन 2m बीटा ओमेगा डी। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एफ नॉट अपॉन 2m बीटा कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन ओमेगा डी, एंड दिस इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 2m बीटा ओमेगा डी माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा डी, दिस इज डेल्टा ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओमेगा डी माइनस ओमेगा नॉट को डेल्टा एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास, डेल्टा ए इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 2m बीटा डेल्टा एफ अपॉन ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा डी। ओके, और डेल्टा ए बाय डेल्टा एफ कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बाय डेल्टा एफ इक्वल टू एफ नॉट अपॉन 2m बीटा and omega naught into omega d. This will give the expression for sharpness of the resonance, and this sharpness is also measure of quality factor. Quality factor. ठीक है, तो अगर शार्पनेस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि क्यू वैल्यू ज़्यादा है, क्यू इज मोर। ठीक है, और अगर शार्पनेस कम है, इट मीन्स क्यू इज लो। क्यू लो है किसके लिए, फॉर फ्लैट रेजोनेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम यहाँ कहेंगे कि डैम्पिंग हमारी कम होती जाएगी, क्वालिटी फैक्टर बढ़ता जाएगा। थैंक यू।